अल्फा को आप इधर ले आइए, बीटा अपॉन अल्फा बनेगा, उसको अगर आप रिवर्स कीजिए तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1। अगर इन दोनों को आप इक्वल करें तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन, दो करंट्स के बीच का रिलेशन। अब गाइस इसमें भी कुछ कंडीशन आती है, जैसे कि अगर जो, जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ उसकी कंडीशन क्या है। एक मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसमें आप एक नोट लिख लीजिएगा। नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं इसे, नोट अल्फा एंड बीटा जो होते हैं वो करंट इंडिपेंडेंट होंगे। अल्फा और बीटा आर करंट इंडिपेंडेंट and if emitter base junction is forward biased, ये आप कंडीशन लिख लीजिएगा इस, ठीक है। इफ एमीटर बेस जंक्शन, आप इसे लिख लीजिएगा, इफ एमीटर बेस जंक्शन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फॉरवर्ड बायस्ड। if emitter base junction is forward biased and if emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased, अल्फा और बीटा क्या है, वो करंट इंडिपेंडेंट होंगे अगर जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो। मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगी, होते दोनों ही हैं करंट के रिलेशंस, बट उनकी वैल्यू करंट पे इंडिपेंडेंट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो। ये जैसे अगर यहाँ पे मैं बनाऊं, यहाँ पे मैंने बनाया ये एमीटर बेस कलेक्टर, एक ट्रांजिस्टर मैंने एग्जांपल के लिए दे दिया। मान लीजिए ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो जाए और ये जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए, तो जो अल्फा और बीटा जो इनके करंट्स में जो रिलेशन होते हैं वो करंट इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ये कंडीशन है, ठीक है गाइस, इंडिपेंडेंट, इसे नोट कर लीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और हाँ गाइस, अगर इन दोनों में से अगर ये दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाए या फिर दोनों ही रिवर्स बायस्ड हो जाए, तो फिर अल्फा और बीटा के जो फॉर्मूला ने आपको लिखवाए थे कि अल्फा और इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, वो दोनों फॉर्मूले गलत हो जाएंगे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो। यानी कि एमीटर बेस जंक्शन या बेस कलेक्टर जंक्शन अगर दोनों ही फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस बन गए तो ये फॉर्मूले गलत हो जाएंगे, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी फिर गाइस, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो, ठीक है गाइस। आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बेस सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन एमिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन कलेक्टर सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सर्किट है, वो क्यों इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि उसमें वोल्टेज गेन भी ज़्यादा होता है, करंट गेन भी ज़्यादा होता है, पर ये मैं आपको ये बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो ये मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, मैं आपको इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, इनपुट रेजिस्टेंस बताऊंगा, आउटपुट रेजिस्टेंस बताऊंगा और उसके वी आई का ग्राफ बताऊंगा, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वी आई ग्राफ बनता है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए